हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हैंडलिंग इंडस्ट्री डिस्प्यूट का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारी एचआरएम वाली प्लेलिस्ट चल रही है। तो आपने अगर कोई भी वीडियो मिस की है तो आप एचआरएम वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हैंडलिंग इंडस्ट्री डिस्प्यूट का पार्ट 2। पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और आइए आज का हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आज कलेक्टिव बार्गेनिंग। होता क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग? ये एक मेथड होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हैंडलिंग, किसके डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की बात चल रही है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल में जो भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसी का ही एक मेथड है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में, ठीक है, आपस में बातचीत करके कि खुद को ही कलेक्टिव होके बार्गेनिंग करनी चाहिए हमें, ठीक है ना। इसमें कोई अदर इन्वॉल्वमेंट होता है ना, कुछ नहीं। ये खुद ही आपस में बात करते हैं। जैसे एम्प्लॉय साइड से या ट्रेड यूनियन की साइड से कोई बात करेगा और इधर एम्प्लॉयर साइड से कोई बात करेगा। आपस में जो भी बात होती है, ये कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं, ठीक है। आपस में बार्गेनिंग करते हैं, ये हमारी बात मान लो, ठीक है, ये हमारी बात मान लो। तो ऐसे ही है, बार्गेनिंग करते हैं और कलेक्ट होके काम करते हैं। बस इसी को ही कलेक्टिव बार्गेनिंग बोला जाता है। सो ये टर्म आई कहाँ से, इसे कॉइन किसने किया, फेमस कैसे हुआ? तो ये फेमस ऑथर सिडनी एंड बिएट्रिक वेब ने 1891 में कॉइन किया, ठीक है, किस इन सेलिब्रेट ट्रीटाइज ऑन हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक मेथड है जो कि डिटरमाइन करेगा टर्म्स एंड कंडीशन किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। इसमें डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। और सेटल किया जाता है, सेटल किया जाता है किसे, सेटलिंग डिस्प्यूट्स जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम दोज टर्म, जिन टर्म से जो अराइज होते हैं, ठीक है। और उसको नेगोशिएट किया जाता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में, या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच, ठीक है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में कैसे आया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द 5 year प्लान हैज एंडेवर्ड टू इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो सेकेंड 5 year प्लान था 1956 में, स्टेट करता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल पीस इज डिस्पेंसेबल, ठीक है। ऑब्वियसली दिस कैन बेस्ट बी अचीव्ड बाय द पार्टी देमसेल्फ। इसमें वही बोल रहा है कि डेवलपमेंट होना तभी होगा, इंडस्ट्रियल का पीस तभी बना रहेगा जबकि इंडस्ट्री में या जो एम्प्लॉयज वगैरह उनमें सब में अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और ये डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होगी, इसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि पार्टीज ही आपस में बात करके जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करें। तो इसमें बताया गया कि द बेस्ट सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम्स हाउएवर कैन बी फाउंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि डिस्प्यूट्स या जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि आप म्यूचुअली एग्रीमेंट करके जो भी सॉल्यूशन है उसे निकालें, ठीक है। अब फोर्थ 5 year जो प्लान था वो रिकॉग्नाइज करता है कि ग्रेटर एम्फेसिस शुड बी प्लेस डन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज करने के लिए बोला गया। एंड ऑन स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड यूनियन मूवमेंट फॉर सिक्योरिंग बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज इन लार्ज मेजर टू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। इसमें वही बात बोली गई है, स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेंथनिंग करना, सशक्तिकरण करना ट्रेड यूनियन को, ताकि सिक्योर हो सके बेटर लेबर जो मैनेजमेंट है उसका, ठीक है। अब दोनों पार्टी फेल हो गई, एक कंडीशन बता रहा है कि द बोथ पार्टी फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल कंसेंसस द, ठीक है, कॉन्सेंस, हेलो, हाँ। तो इफ बोथ पार्टी फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि अगर जो बोथ पार्टीज है वो किसी भी म्यूचुअल किसी भी चीज पे आने के लिए, ठीक है, म्यूचुअली एग्रीमेंट पे आने के लिए, ठीक है, ठीक है, म्यूचुअली एग्रीमेंट पे आने के लिए अगर वो नहीं आ पाते, दोनों पार्टी फेल हो गई, तो ट्रेड यूनियन क्या होता है, हो सकता है कि वो स्ट्राइक पे चले जाए, ठीक है। अगर वो स्ट्राइक पे चले गए तो विच शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947,
तो इसमें ये बताया गया है कि या तो वो म्यूचुअली एग्रीमेंट कर ले कलेक्टिव बार्गेनिंग तौर पे, और अगर वो एग्रीमेंट पे नहीं, अगर वो किसी सॉल्यूशन पे नहीं आ पाते, ठीक है, म्यूचुअली एग्री नहीं करते किसी भी चीज के लिए, दोनों पार्टीज अगर फेल हो गई, तो जो यूनियन है या तो स्ट्राइक पे जा सकती है। तो फिर सारा काम इंडस्ट्री डिस्प्यूट जो एक्ट 1947 उसके अकॉर्डिंग होगा। अब लो गवर्निंग है ट्रेड यूनियन इंडिया में, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है जो एम्प्लॉयज है उनके लिए, और एक है इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब हम देखेंगे कि बार्गेनिंग के टाइप्स क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स क्या है। एक तो होता है कंजंक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक है। एक होता है कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, थर्ड होता है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, एंड फोर्थ वन इज कंपोजिट बार्गेनिंग। डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंजंक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। क्या होती है बार्गेनिंग? इसके अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होते हैं वो चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि मैक्सिमाइज हो, क्या हो, जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो। इसके अंदर एक प्रिंसिपल पे काम करता है ये कि एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी, यानी कि एक का जो गेन होगा वो मेरा लॉस होगा, और मेरा जो गेन है वो दूसरे वाले का लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें ये बात की गई है कि इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग बोथ पार्टीज, ठीक है, द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर है ट्राई करते हैं मैक्सिमाइज करने का देयर रेस्पेक्टिव गेन को, और ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि माई गेन इज योर लॉस, यानी कि मेरा जो गेन होगा वो आपका लॉस होगा, और जब आपका गेन होगा वो मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो वन पार्टी विंस ओवर द अदर, एक पार्टी जीतती है दूसरी पार्टी के ऊपर, ठीक है। एक होता है कोऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव, समझ आ रहा है, मिलके किसी भी सोल्व किया प्रॉब्लम को आपस में बैठे, ठीक है, दोनों ही म्यूचुअली एग्री होते हैं, बोथ द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर। इसमें क्या होता है, सिट टुगेदर, आपस में बैठते हैं और ट्राई करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व किया जाए फॉर दे ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, एंड रीच की जा सके एमिकेबल सिचुएशन, यानी कि सॉल्यूशन पे आया जा सके। इन द केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज रेसेशन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ आइदर पार्टी मे एंटर इनटू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद रेस्पेक्ट टू द वर्किंग टर्म्स, ठीक है। रेसेशन मतलब होता है निष्कासन, ठीक है। सो इसके अंदर ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है फाइनेंशियल, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स वो यही चाहेगा कि रेसेशन मतलब, सॉरी, निष्कासन नहीं होगा, रेसेशन मतलब होगा मंदी, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं ना मंदी आ गई, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, तो वो चीज अगर आ जाती है और हम जानते हैं ये तो कंट्रोल में कुछ है नहीं, ना तो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में ना एम्प्लॉय के कंट्रोल में, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वो म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं कि वर्किंग टर्म्स को ऐसे किया जाएगा और मिलकर वो काम करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो वर्कर्स होते हैं वो एग्री हो जाते हैं लो वेजेस के लिए, और द मैनेजमेंट में एग्री टू अडॉप्ट मॉडर्नाइज्ड मेथड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो तो रेडी हो जाते हैं लो वेजेस पे काम करने के लिए, और जो मैनेजमेंट होता है वो भी अपनी साइड से कहते हैं कि ठीक है हम भी जो मॉडर्नाइज मेथड्स है उनको अडॉप्ट कर लेंगे ताकि इंक्रीज हो सके प्रोडक्शन। दोनों अपनी अपनी जगह से रेडी हो जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और यही होता है इंटीग्रेटिव और कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको इंसेंटिव और बोनस दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो के, बस यही है कि दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग डन बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा ऐसी बार्गेनिंग की जाती है जहाँ पे वर्कर्स को इंसेंटिव या बोनस दिया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। वर्कर क्या होगा, इससे इंकरेज होगा और अच्छे से काम करेगा कि मैं जितना अच्छा काम करूंगा मुझे उतना अच्छा बोनस इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो वेरी हार्ड टू रीच बियॉन्ड द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी टू गेन द एडिशनल बेनिफिट, यानी कि वो अपनी जी जान से मेहनत लगाएगा, अपने बियॉन्ड जो चीज होगी उसको भी करेगा ताकि उसको एडिशनल जो बेनिफिट है वो मिल सके। थ्रू दिस फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय एंजॉय
साथ में, ठीक है। एंजॉय द बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन एंड द इंक्रीज प्राइस। अब इस टाइप की कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय दोनों खुश होते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं बेनिफिट को, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर उसको प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसी के साथ में जो एम्प्लॉय है उसका भी पे लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक लास्ट है इसका बार्गेनिंग का टाइप, कंपोजिट। कंपोजिट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डिमांड की जाती है किसकी, ज्यादा वेजेस, ठीक है, और इसमें वो क्या करते हैं, अपनी जो भी वर्किंग कंडीशन होती है, रिक्रूटमेंट वगैरह वो सब बताते हैं, ठीक है, ताकि उनको सेफगार्ड मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। इसके अंदर एम्प्लॉयज, ये वर्कर्स होते हैं, वो अपना एक्सप्रेस करते हैं कंसर्न, ठीक है। कंपोजिट में ये होता है। इस तरह की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये क्या करती है, डिमांड करती है इंक्रीज वेजेस का। द वर्कर जो होते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी कंसर्न को, वर्किंग कंडीशन की कंसर्न को, रिक्रूटमेंट की, ट्रेनिंग पॉलिसी, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज, मैनेजर अमलगमेशन, अदर फर्म्स के साथ जो होते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज है, इन सब के बारे में वो चाहते हैं, कंसर्न करते हैं वो, ठीक है। इसी के साथ में उनकी इंटेंशन होती है कि उनको सेफ गार्ड मिले, ठीक है, इंटरेस्ट का, और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर बस वो चाहते हैं हमें प्रोटेक्शन मिले, सेफ गार्ड मिले, हमें हमारा जो हिस्सा है वो मिले, हमारी मेहनत का पैसा मिले, दैट्स इट, ठीक है। अब लास्ट हम देख लेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस क्या है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर इसमें क्या होता है, जो बोथ साइड होते हैं, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव जो होगा और वहां से यूनियन का, ठीक है, वो एग्जामिन करते हैं पूरी सिचुएशन को, ठीक है, खुद की सिचुएशन को, ताकि डेवलप किया जा सके इशू को, जो कि बिलीव करेगा विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग टू डू बी डन इज टू डिटरमाइन whatever there is actually any reason to negotiate at all। इसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, एम्प्लॉय का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है और जो यूनियन की साइड से होता है, वो एग्जामिन करते हैं अपनी अपनी सिचुएशन को, ताकि देखा जा सके कि ये इम्पोर्टेंट भी है या नहीं, इसको और इस इशू को इतना डेवलपमेंट करने की नीड भी है या नहीं, या ये इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो वो एक्चुअल रीजन को देखते हैं और नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टीज होती है वो डिसाइड करती है ग्राउंड रूल, जो कि गाइड करेगा नेगोशिएशन को। फिर इसमें क्या होगा, डिस्कस हो गया, आपने प्रिपेयर कर लिया कि ये क्वेश्चंस हमारी साइड से होंगे, ठीक है। अब वो डिस्कस हो गया, अब प्रपोज करेंगे, ठीक है, अपने अपना पॉइंट रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, दिस फेज कुड बी डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बोला जाता है, एक्सचेंज होता है मैसेजेस का, ठीक है, जिस प्लेस पे होता है, और ओपिनियन होता है बोथ पार्टीज का। अब डिस्कस हो गया, प्रिपेयर हो गया, डिस्कस हो गया, प्रपोज हो गया, अब आती है बार्गेनिंग की बारी, ठीक है। नेगोशिएशन आर इजी इफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अडॉप्टेड। नेगोशिएशन क्या होता है, जब इजी हो जाता है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अगर दोनों पार्टीज अडॉप्ट करे तो, ठीक है। दिस स्टेज कॉम्प्रोमाइज द टाइम व्हेन व्हाट इफ्स एंड सपोजल आर सेट फोर्थ एंड द ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट टेक्स प्लेस। इसके अंदर बार्गेनिंग हो गई, ठीक है, हम ये वाला करेंगे, आप ये कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बार्गेन होता है, फिर बार्गेनिंग होने के बाद में सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी है दोनों साइड से वो संतुष्ट हो जाएंगे अपने डिमांड्स को लेकर। सो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस, प्रिपेयर, डिस्कस, प्रपोज, बार्गेन एंड सेटलमेंट। सो हमने पार्ट 2 कवर कर लिया है, यानी कि इसी के साथ में हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी कवर कर लिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।